डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक खास सत्र करने जा रहे हैं, खास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीएससी या दूसरी राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आज हमारे सामने 10 दिसंबर 2025 के अखबारों से निकाले गए 5 मल्टीपल चॉइस सवाल हैं। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब पर टिक लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम हर सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के एक छोटे से तथ्य के पीछे मेंस का कितना बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल राज व्यवस्था मतलब पॉलिटी से है और ये थोड़ा पेचीदा है। सवाल है एक हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। इसमें 3 कथन हैं और हमें बताना है कि कितने सही हैं। पहला कथन है इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के दस्तखत चाहिए। और यहीं पर एक पल के लिए रुकते हैं। ये जो नंबर हैं 100 और 50, ये प्रीलिम्स के लिए एक सीधा साधा फैक्ट है। हाँ, ये तो याद करना ही होगा। लेकिन अगर मेंस के नजरिए से सोचें तो ये नंबर हमें क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी गंभीर है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी 10-15 सांसद मिलकर किसी जज के खिलाफ प्रस्ताव ले आएं। अच्छा, तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक तरह का पहला सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। अब दूसरा कथन पढ़िए। ठीक है, दूसरा कथन है कि जज को हटाने के आधार साबित कदाचार या अक्षमता यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हैं। ये तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में साफ साफ लिखा है, तो ये तो सही है। हाँ, ये सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बारीकी है। संविधान इन 2 शब्दों को, कदाचार और अक्षमता को, कहीं भी परिभाषित नहीं करता। एक मिनट, उनकी कोई लीगल डेफिनेशन नहीं दी गई है। नहीं। तो फिर इसका फैसला कौन करता है कि क्या कदाचार है और क्या नहीं? और यही वो नुक्ता है जो इसे मेंस के लिए दिलचस्प बनाता है। इसकी व्याख्या करने का काम एक तरह से न्यायपालिका का ही है, खासकर उस जांच समिति का जो इस मामले को देखती है। मतलब ये अस्पष्टता भी एक तरह का सुरक्षा कवच है। सही पकड़ा आपने, ताकि सरकार अपनी मर्जी से इन शब्दों का मतलब निकालकर किसी जज को ना हटा सके। ये न्यायिक विवेक के लिए जगह छोड़ता है। समझ गई। अब आते हैं तीसरे कथन पर, जो कहता है जांच समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक केंद्रीय मंत्री और एक जाने माने न्यायविद होते हैं। मुझे लगता है यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करेंगे। बिल्कुल, ये एक क्लासिक ट्रैप है। सोचिए, समिति में एक केंद्रीय मंत्री का होना शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। हाँ, कार्यपालिका न्यायपालिका के खिलाफ जांच में कैसे बैठ सकती है? असंभव। असली समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज या सीजेआई खुद, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। कार्यपालिका का कोई सदस्य नहीं। तो अगर इस पूरे विषय को मेंस के नजरिए से समेटना हो तो इसका बड़ा एंगल क्या होगा? देखिए, इसका बड़ा एंगल है न्यायिक स्वतंत्रता। ये पूरी प्रक्रिया जिसमें विधायिका प्रस्ताव लाती है और न्यायपालिका खुद जांच करती है, नियंत्रण और संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। मेंस के उत्तर में सिर्फ प्रक्रिया के चरण लिखने से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या लिखना होगा? आपको ये समझाना होगा कि ये प्रक्रिया क्यों बनाई गई और ये हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। और हाँ, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। मतलब प्रक्रिया के क्या से ज्यादा उसके क्यों पर ध्यान देना है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल स्विस चैलेंज तरीके के बारे में है। ये काफी चर्चा में था। पहला कथन कहता है कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई निजी कंपनी सरकार को खुद से एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव देती है। हाँ, इसे अनसोलिसिटेड प्रपोजल कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रस्ताव जिसके लिए सरकार ने कोई टेंडर नहीं निकाला था। कोई कंपनी एक नया आइडिया लेकर सरकार के पास आती है। जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में कचरे से बिजली बनाने का एक नया इनोवेटिव प्लांट लगाने का आइडिया। ये नवाचार को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये तो सीधा है। लेकिन दूसरा कथन कहता है कि प्रस्ताव का ब्यौरा गोपनीय रखा जाता है। ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये पूरी तरह गलत है और ये इस तरीके की आत्मा के खिलाफ है। अगर प्रस्ताव गोपनीय रहेगा तो फिर इसमें पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा कहाँ से आएगी? बात तो सही है। स्विस चैलेंज का पूरा आइडिया ही यही है कि सरकार उस पहले प्रस्ताव को सार्वजनिक करती है और दूसरी कंपनियों को चुनौती देती है कि क्या आप इससे बेहतर प्रस्ताव दे सकते हैं। अच्छा, और यहीं से तीसरा कथन आता है कि जो मूल प्रस्तावक कंपनी है उसे किसी बेहतर बोली की बराबरी करने का पहला अधिकार, मतलब राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, मिलता है। और ये भी सही है। लेकिन यही वो नुक्ता है जो इसे मेंस के लिए एक बहस का मुद्दा बनाता है। वो कैसे? एक तरफ ये पहला अधिकार उस कंपनी के लिए एक इनाम है जो पहली बार वो नया आइडिया लेकर आई,
इसके बिना कोई भी कंपनी मेहनत करके नया प्रोजेक्ट क्यों डिजाइन करेगी? सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इससे उस पहली कंपनी को एक अनुचित लाभ मिल जाता है। ये पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर सकता है। तो फिर मेंस के उत्तर में क्या लिखना चाहिए? ये तरीका अच्छा है या बुरा? आपको यही संतुलन दिखाना है। इसके फायदे हैं, जैसे नए आइडिया आते हैं, प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो सकते हैं, लेकिन इसके खतरे भी हैं, जैसे पक्षपात की संभावना या भ्रष्टाचार का खतरा। आपको भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करनी होगी। समझ गई। अब पर्यावरण से जुड़ा एक सवाल देखते हैं। ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM पर है। पहला कथन, ये 2021 के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक सांविधिक निकाय मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है। जी, और सांविधिक होने का मतलब ये है कि इसके पीछे संसद की ताकत है। ये कोई सरकारी आदेश से बनी अस्थायी कमेटी नहीं है, बल्कि एक पक्का कानून से बना हुआ ढांचा है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। दूसरा कथन, इसने पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA की जगह ली है। ये भी सही है। हाँ, और ये बदलाव भारत में पर्यावरण शासन के विकास को दिखाता है। हम एक तदर्थ मतलब एडहॉक व्यवस्था से एक स्थायी और ज्यादा शक्तिशाली व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तीसरा कथन कहता है कि इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित है। ये सरासर गलत है। ये बिल्कुल गलत है। और ये गलत क्यों है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मतलब इस आयोग का अधिकार क्षेत्र दिल्ली NCR के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के इलाकों तक फैला है। ऐसा क्यों? क्योंकि हवा और प्रदूषण किसी राज्य की सीमा को नहीं मानते। पंजाब में जलाई गई पराली का धुआं दिल्ली की हवा को खराब करता है। ये आयोग इस जमीनी हकीकत को स्वीकार करता है। ये समस्या को एक क्षेत्रीय समस्या के रूप में देखता है, न कि सिर्फ दिल्ली की समस्या। तो CAQM ये दिखाता है कि कैसे देश के भीतर राज्यों को मिलकर काम करना पड़ता है। अब देखते हैं कि जब अपराध सीमा पार कर जाता है तो देश आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। अगला सवाल इंटरपोल पर है। इंटरपोल नोटिस। इसमें अलग अलग रंग के नोटिस को उनके मकसद से मिलाना है। और ये सवाल हमेशा मुश्किल लगते हैं क्योंकि ये रंग बहुत मनमाने मतलब आर्बिट्ररी हैं। इन्हें याद रखने का कोई खास लॉजिक नहीं है। हाँ, पहली जोड़ी तो सीधी है। रेड नोटिस किसी वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए, ये तो सबने सुना होगा। हाँ, ये सबसे कॉमन है। लेकिन दूसरी और तीसरी जोड़ी में मैं खुद उलझ गई। दूसरा कहता है येलो नोटिस किसी अपराध के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करना, और तीसरा ब्लू नोटिस लापता लोगों का पता लगाना। और ये दोनों ही गलत मिलाए गए हैं। अच्छा, तो सही क्या है? असल में येलो नोटिस लापता लोगों, खासकर नाबालिगों के लिए होता है, और ब्लू नोटिस किसी अपराध के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने या किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए होता है। तो मतलब इन तीन में से सिर्फ एक जोड़ी ही सही है। जी। पर इस जानकारी के अलावा इसका बड़ा मतलब क्या है? मेंस में ये विषय कैसे उभर सकता है? बड़ी तस्वीर ये है कि वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कितना जरूरी है। अपराधी आसानी से एक देश से दूसरे देश भाग जाते हैं। तो इंटरपोल उन्हें पकड़ता है? नहीं, यहीं पर लोग गलती करते हैं। इंटरपोल कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है। उसके पास गिरफ्तार करने की अपनी कोई शक्ति नहीं है। ये सिर्फ सदस्य देशों की पुलिस के बीच सूचना साझा करने और तालमेल बिठाने का एक मंच है। लेकिन मैंने सुना है कि इन नोटिसों, खासकर रेड नोटिस के दुरुपयोग की भी शिकायतें आती है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये मेंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां एक तरफ ये नोटिस आतंकवाद से लड़ने में मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई बार देशों पर यह आरोप लगता है कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए रेड नोटिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मानवाधिकारों का मुद्दा भी आ जाता है। बिल्कुल। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संप्रभुता और मानवाधिकारों के बीच संतुलन का एक जटिल मुद्दा है। एक अच्छे उत्तर में आपको इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी होगी। बहुत दिलचस्प। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आते हैं। हमारा आखिरी सवाल भारत के चावल निर्यात और WTO से जुड़ा है। पहला कथन, भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये सही है, और ये कोई छोटा मोटा तथ्य नहीं है। भारत दुनिया के कुल चावल व्यापार का लगभग 40% हिस्सा नियंत्रित करता है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, ये भारत की कृषि शक्ति को दिखाता है, लेकिन साथ ही ये हमें वैश्विक व्यापार के नियमों और विवादों के प्रति बहुत संवेदनशील भी बना देता है। ठीक है। दूसरा कथन, मात्रा के हिसाब से बासमती चावल का निर्यात गैर बासमती चावल से ज्यादा है। ये एक बारीक डिटेल है और ये गलत है।
हाँ, ये क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। मात्रा के हिसाब से हम गैर बासमती चावल बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं, लेकिन क्योंकि बासमती चावल बहुत महंगा बिकता है, इसलिए मूल्य मतलब वैल्यू के हिसाब से वो बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गई। और अब सबसे महत्वपूर्ण कथन, WTO का शांति खंड यानी पीस क्लॉज भारत के खाद्य खरीद कार्यक्रमों को चुनौती दिए जाने से बचाता है, भले ही सब्सिडी की सीमा पार हो जाए। ये बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ एक क्लॉज नहीं है, ये WTO में विकासशील और विकसित देशों के बीच चल रही एक बड़ी लड़ाई का प्रतीक है। वो कैसे? देखिए, विकसित देश भारत के MSP जैसे कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि ये व्यापार को बिगाड़ने वाली सब्सिडी है, जबकि भारत का तर्क है कि ये हमारे करोड़ों किसानों और गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। तो ये शांति खंड भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे आप मेंस के नजरिए से भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देख सकते हैं। ये एक अस्थायी समझौता है जो भारत को तब तक अपनी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाने की इजाजत देता है जब तक इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता। तो ये विकासशील देशों के लिए एक तरह की ढाल है। बिल्कुल, ये खाद्य सुरक्षा बनाम वैश्विक व्यापार नियमों की बहस का एक जीता जागता उदाहरण है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला MCQ सिर्फ कुछ तथ्यों की जांच नहीं है। सही कहा। हर सवाल के पीछे एक बड़ा मुद्दा, एक नीतिगत बहस या एक वैचारिक ढांचा छिपा होता है। प्रीलिम्स के लिए तथ्यों की सटीकता बहुत जरूरी है, लेकिन मेंस के लिए उन तथ्यों के पीछे का क्यों और कैसे समझना अनिवार्य है। आज की चर्चा से ये साफ होता है कि अखबार पढ़ते समय सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सोचें कि ये क्यों हुआ और इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ये तैयारी के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि वायु प्रदूषण जैसी एक अंतर्राज्यीय समस्या से निपटने के लिए CAQM जैसा एक एकीकृत, शक्तिशाली और सांविधिक निकाय बनाया गया। तो क्या भारत में नदी जल विवाद जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मुद्दों के समाधान के लिए भी इसी तरह के स्थायी और शक्तिशाली वैधानिक तंत्र की जरूरत है? इस पर सोचना जरूरी है।